तो दोस्तों, जैसा कि आज हम बात करने वाले थे हिंदी के विकास के और इसके काल के विभाजन के बारे में, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? काल विभाजन। किसका? हिंदी साहित्य का काल विभाजन। जब हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन करेंगे तो पहले हमें इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, जैसे इसका विकास, कौन सी लैंग्वेज है जो हिंदी की हमारे लिए, या कौन सा हमारा एक हिंदी का ऐसा पार्ट है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो वही सारी चीज़ें हैं, कितनी पुरानी भाषा है। ठीक है, इसके अलावा इस भाषा के भाषा परिवारों के बारे में भी हमने बात करने हैं। ठीक है, तो बहुत चीज़ें हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। भाषा परिवार बात करेंगे, उसके बाद हिंदी का, या हम बात करेंगे संस्कृत का। ठीक है, इसका संस्कृत का काल विभाजन, और वही संस्कृत बाद में जो हमारी आएगी हिंदी में, उसके काल विभाजन के बारे में भी हम बातें करेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में अलग अलग राइटरों की अलग अलग कहानी है। देखिए, जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो हमें एक दो राइटर हैं जिनके बारे में हमें खास एग्जाम के लिए याद रखना है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल, इनके टाइम पीरियड को हम क्या करेंगे? ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। ठीक है, तो क्योंकि एग्जाम में इन्हीं से संबंधित ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इन्हीं के टाइम पीरियड से रिलेटेड, तो इनके टाइम पीरियड को हम क्या करेंगे? ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। बाकी को भी इम्पोर्टेंस देंगे, लेकिन थोड़ी बहुत कम। तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। देखिए, हमारे पास पुस्तकों के बारे में बात करें तो देखिए, उत्तराखंड के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए पुस्तकें बहुत हैं। हर पुस्तक में हर राइटर की अपनी अलग अलग कहानी है। किसी ने कहा है भैया रामचंद्र शुक्ल ने, किसी ने मिश्र बंधुओं को मान रखा है, किसी ने किसी और को मान रखा है, किसी ने ग्रियर्सन को मान रखा है। तो अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग लोगों को मान रखा है। ठीक है, तो हम उन सब के बारे में बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं। तो शुरुआत करते हैं। जब हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे तो हम इन्हीं चीज़ों को आपका आगे लेके जाएंगे। तो जब हम आते हैं हिंदी में, तो कुछ चीज़ों पर हमने क्या करना होता है? ध्यान देना होता है। सबसे पहले तो भैया, जो क्वेश्चन आता है, जो हमारी हिंदी है, जो हमारी हिंदी है वो कैसी लैंग्वेज है? अगर हम बात करेंगे तो हमारी हिंदी आकृति क्या है? किसके आधार पर? आकृति व रूप के आधार पर। आकृति व रूप के आधार पर कैसी है? वियोगात्मक। कैसी है? वियोगात्मक व विश्लिष्ट। ये देखिए, जब आप एग्जाम देंगे तो कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जब हम किताबें खोल के देखते हैं तो हम देखते हैं स्टार्टिंग में कुछ होता नहीं है, बीच बीच की चीज़ें ज़्यादा पढ़ने में ध्यान देते हैं। जबकि हमारी किताबों में सबसे पहली बात ये लिखी है कि हिंदी आकृति और रूप के आधार पर वियोगात्मक व विश्लिष्ट भाषा है। तो यहाँ पर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाएगी। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं तो भैया, हमारे पास यहाँ पर चीज़ आती है, जो हमारी हिंदी है उसके भाषा परिवार है। ठीक है, हिंदी का क्या है? परिवार है। भाषा का क्या है? परिवार है। हिंदी भाषा का जो परिवार है वो 4 भाषा परिवार है। कितना? 4 भाषा परिवार है। कहाँ पर? अगर हम बात करेंगे तो हम सिर्फ भारत की बात करेंगे तो भारत में आपके हिंदी भाषा के कितने परिवार हैं? 4 है। और हिंदी उसके अंदर किस परिवार में आती है? जैसे आप लोगों के घर में होते हैं वैसे ही वही परिवार की बात कर रहे हैं। तो किस कैटेगरी में इसको डिफाइन किया गया है उसे भी हम देखेंगे। ठीक है, तो जब हम परिवार की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, हमेशा ऐसे ही पढ़ना, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक पॉइंट आने चाहिए। अगर हम परिवार की बात करते हैं, भाषा परिवार की, तो हमारे पास 4 भाषा परिवार हैं। बिल्कुल सही। सबसे पहला कौन सा है? भारोपीय, भारत प्लस यूरोपीय। दूसरा है आपका द्रविड़। तीसरा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में पूछता है, ऑस्ट्रिक। और जो चौथा आपका भाषा परिवार है वो कौन सा है आपका? चीनी तिब्बती। ठीक है, कैसा है? चीनी तिब्बती भाषा परिवार। ध्यान दीजिएगा, हमने जो भाषा परिवार लिख रखे हैं उसमें 4 भाषा परिवारों को हमने डिफाइन किया है। पहला हमने लिखा है भारोपीय, दूसरा हमने लिखा है द्रविड़,
तीसरा हमने लिखा है ऑस्ट्रिक, और चौथा हमने लिख रखा है कौन सा, चीनी तिब्बती। ये 4 भाषा परिवार हैं। तो एक्चुअल में जो हम भाषा बोलते हैं, जो हम अपनी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जो हम हिंदी की बात कर रहे हैं, वो हिंदी किस भाषा का है? तो जो हमारी हिंदी है वो उस भाषा का आधार कौन सा है, भारोपीय। तो जो हमारी हिंदी है उसका आधार कौन सा है, भारोपीय। तो अब अगर पेपर में कभी आ जाएगा तो हिंदी किस भाषा परिवार का है, भारोपीय भाषा परिवार का है। अगर हम बात करते हैं भारत के अंदर की ही, तो भारत के अंदर अगर सबसे ज्यादा अगर लैंग्वेज बोली जाती है तो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा बोली जाती है। सबसे ज्यादा परसेंटेज भी आपका इसी का है। इन्हीं परसेंटेजों को क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग। लेकिन हम एक मान के चलेंगे कि स्टैंडर्ड क्या लेके चलेंगे, उस पर हम बात करते हैं। जो हमने भाषा परिवार बांटे हैं, इन भाषा परिवारों को हमने जो डिफाइन कर रखा है वो कैसे बात कर रखा है। जो भारोपीय भाषा परिवार है, अगर उसकी बात करेंगे, भारत में बोलने वाले लोग होंगे कितने, 75% लोग आपके क्या हैं, इस भाषा का प्रयोग करते हैं तकरीबन। ठीक है, लेकिन अगर आप किताबों के हिसाब से जाएंगे और बहुत सी चीज़ों में अगर आप देखेंगे, कुछ किताबों में 75 दे रखा है, लेकिन कुछ किताबों में क्या दे रखा है, 73। तो वहां पर हमारे लिए डाउट बन जाता है हम किसको माने। ठीक है, तो वहां पर आपने क्या करना है, देखिए जो हमारा वेरीफाइड है वो क्या है, वो 73% है। 75% किताबों में दे रखा है लेकिन वो माना नहीं गया। वो क्या है, जिन्होंने 75% दे रखा है वो कैसे, लोकल राइटर्स हैं, उन्होंने कहीं कहीं पर ऐसा लिख रखा है। लेकिन मैक्सिमम जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको कितना देखने को मिलेगा, 73%। तो भारोपीय भाषा, अब देखिए 73 पॉइंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम मान के चलेंगे कितना है, 73% हमारा क्या है, माना जाएगा भारोपीय भाषा परिवार के। कितने प्रतिशत लोग हैं, तो 73% लोग इसके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं द्रविड़ की। तो अगर हम बात करेंगे द्रविड़ की, तो अप्रोक्स 25% लोग क्या है, इसके माने जाते हैं। 73% इसके माने जाएंगे, 25% इसके माने जाएंगे। देखिए एग्जाम में अगर 73 और 75 आएगा तो 75 को मत करिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 73 आपका सही रहेगा। द्रविड़ अगर आएगा तो द्रविड़ कितना है, 25%। इसके बाद जो आता है ऑस्ट्रिक आता है। ऑस्ट्रिक जो भाषा है उसको आपको तकरीबन 1.3% लोग आपका बोलते हैं। और इसके अलावा जो चीनी और तिब्बती भाषा का प्रयोग किया जाता है वो कितने प्रतिशत लोगों द्वारा किया जाता है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 0.7%। तो यहाँ से हमको 3-4 चीज़ें मिली हैं कि हमारा जो भाषा परिवार है वो 4 भाषा में है, भारोपी भाषा, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। भारोपी में आपका हिंदी है, जो हम हिंदी बोलते हैं वो इसके अंदर आता है, तकरीबन 73% लोग इसका प्रयोग करते हैं। द्रविड़ का 25%, ऑस्ट्रिक का 1.3% और चीनी और तिब्बती का कितना, 0.75% लोग यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे हिंदी की, तो भारत और यूरोपीय के साथ साथ ईरानी भाषा का भी यहाँ पर आपका क्या हुआ है, प्रयोग भी देखने को मिलता है। ठीक है, अगर ईरानी के हिसाब से हम बात करेंगे, तो ईरानी के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो भाषा परिवार है, जो पुराने टाइम पे आपका चलता था, वो जिसको हम बोलते हैं क्या, इंडो आर्यन, वो इसकी एक क्या है, उपभाषा है। बहुत सी चीजें हैं ध्यान रखने वाली। ठीक है, उन पर भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। अब इतना तो हमारे पास ये चीज हो गई जो हमें याद करनी है, छोटी छोटी चीजें। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट रखता है, देखिए इसके अलावा जब हम इसमें आते हैं तो हमको कुछ और चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे कि जब हमारा वैदिक टाइम चल रहा था,
उससे पहले भी आपकी कोई भाषा का प्रयोग हुआ करता था, उसके बाद भी आपकी कोई भाषा का प्रयोग हुआ करता था, और उसके बाद भी कोई ना कोई भाषा का प्रयोग हुआ करता था। तो हमने जो हमारे पास उस टाइम पर दो टाइप से हम डिफाइन करते थे, आप इतिहास में पढ़ते होंगे, आर्य और अनार्य। तो उस टाइम पर जो हमारी लैंग्वेज मानी जाती थी वो कौन सी मानी जाती थी? आर्य भाषा। कौन सी भाषा? आर्य भाषा। तो मैं इस वैदिक को अगर मैं लिख देता हूं, इस वैदिक को अगर मैं आर्य भाषा लिख देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आर्य भाषा है ये अलग अलग पार्ट्स में क्या हुई? डिवाइड हुई। आर्य भाषा को क्या किया गया? अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इस आर्य भाषा का अगर हम बात करें तो इसको भी अलग अलग टाइम पीरियड में बांटा। सबसे पहले जो इसका टाइम पीरियड बांटा वो क्या बांटा? प्राचीन भारतीय। कौन सा टाइम पीरियड बांटा? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। ठीक है। इसके बाद इस आर्य भाषा को दूसरा भाग में बांटा जिसे काटा मध्यकालीन। इसके बाद ही इसे तीसरे भाग में बांटा और जिसको कहा आधुनिक आर्य भाषा। ध्यान दीजिएगा, यहां से इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। सबसे पहले प्राचीन, फिर उसके बाद मध्यकालीन और उसके बाद आधुनिक। यह किसको बांटा गया है? आर्य भाषा परिवार। यह हमारी जो आर्य भाषा परिवार में हमारी बातें संस्कृत की, सीधी सीधी, ज्यादा फालतू की बातें नहीं। इस प्राचीन भाषा भारतीय में हमने दो चीजों से डिवाइड किया जिसे कहते हैं वैदिक या लौकिक। जैसे वैदिक काल था तो उस टाइम पर हमारी जो नॉर्मल लैंग्वेज हुआ करती थी कौन सी थी? संस्कृत। तो उसको हमने बांट दिया प्राचीन में। मध्यकालीन जैसे जैसे आया तो उस टाइम पर टाइम पीरियड बदला। टाइम पीरियड बदलने के बाद आपके जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म आए तो वहां से हमारी कुछ लोकल लैंग्वेज आई जिसे हमने कहा पाली और प्राकृत। ये लोकल लैंग्वेज है, ये आई। उसके बाद अब क्या हुआ? आधुनिक का जब समय आया तो आधुनिक समय काल में इस पाली और प्राकृत से भी क्या हुए? विशेष समाज के लोग अलग अलग हुए और वहां से बनी संस्कृत, वहीं से बनी बंगला, वहीं से बनी असमिया। मतलब अलग अलग लैंग्वेज का आपका क्या हुआ? प्रयोग किया गया। वहीं से बनी आपकी क्या? हिंदी। तो अलग अलग लैंग्वेज यह क्या हुई? यहाँ पर आई है। तो अलग अलग लैंग्वेज आई तो अलग अलग आपका आधुनिक समय काल में है। अब इस समय काल को भी बांटा गया। जब इस समय काल को बांटा गया तो प्राचीन भाषा भारतीय जो हमारा समय काल है या जो हम बात करते हैं जिसे हम प्राचीन बोलते हैं, प्राचीन समय काल, इस समय काल को जो हमने डिफाइन किया, इसका जो टाइम पीरियड हमने माना वो तकरीबन 1500 बीसी से 500 बीसी तक का माना। मतलब 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक इसे प्राचीन भारतीय में माना, जिसमें हमारी नॉर्मल लैंग्वेज कौन सी हुआ करती थी? संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ करता था। मध्यकालीन, ये जिसे हम बोलते हैं आपका पाली और प्राकृत का समय काल, इसमें हमारे पास जैन धर्म आया, बौद्ध धर्म आया। तो इसका जो टाइम पीरियड बांटा वो भी हमने कुछ ऐसा ही बांटा। इसे हमने बांटा 500 बीसी से 1000 ईस्वी तक या 1000 एडी तक हम इसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आया आधुनिक का। आधुनिक का मतलब तो जो अभी तक चल रहा है, तो वो क्या है? वो 1000 एडी से लेकर आज तक के समय काल को कहा गया। ये हमारी बात आई यहां पर जब हमने भाषा परिवार को डिफाइन किया अलग अलग। समझ में है कि आर्य भाषा को बांटा गया वैदिक
और लौकिक में फिर मध्यकालीन आया, फिर आधुनिक आया। आर्य भाषा में नॉर्मल हमारी संस्कृत होती थी, मध्यकालीन में पाली और प्राकृत, और उसके बाद आधुनिक में हमारी जो भी लैंग्वेज आई वो आपकी आधुनिक में संस्कृत, बांग्ला, हिंदी, असमिया, मराठा, ठीक है, जितनी भी लैंग्वेज आई वो हमारी किस में आ जाएंगी, आधुनिक में आ जाएंगी। फिर क्या हुआ, फिर इस समय काल को क्या किया गया, और आगे को बांटा गया। फिर इस समय काल को और आगे को बांटा गया, और जब इस समय काल को और आगे को बांटा गया तो हमारे पास देखिए अब क्या है, जो हमारे एग्जाम के लिए चीजें हैं वो आ जाती हैं। अब हमारे लिए क्या आ जाती हैं, जो हमारी एग्जाम की चीजें हैं वो क्या है, वो ये आधुनिक भाषा परिवार। जब हम पहुंचते हैं आधुनिक भाषा परिवार में तो हमें 3-4 चीजें मिलती हैं। अब हम क्या करेंगे, इस आधुनिक को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। अब देखिए जब आधुनिक समय काल आया 1000 एडी पर, तो फिर हमने इस आधुनिक को डिफाइन किया 3 भागों में। तकरीबन 3 हम लेके चलेंगे, बाकी हम देखेंगे। इस आधुनिक को जब हमने 3 भागों में डिफाइन किया तो अलग अलग राइटर आए हमारे पास, और उन्होंने क्या करा, इसका अलग अलग टाइम पीरियड बताया। तो पहले तो जो 3 भाग हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले वाले को कहा आदिकाल। क्या कहा, आदिकाल। फिर उसके बाद वाले को कहा मध्यकाल, ये बिल्कुल मैच करेगा उसी की तरह, और उसके बाद फिर कहा इसे आधुनिक काल। मतलब आधुनिक को भी हमने क्या करा, 3 भागों में बांटा, सबसे पहले आदिकाल, फिर मध्यकाल, फिर आधुनिक काल। अब यहाँ पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पीरियड की बात करी है। मिश्र बंधु, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा और आपका रामचंद्र शुक्ल, सब ने अलग अलग बात करी। तो बहुत सी लोगों की बातें मैच हुई, तो उन्होंने जो समय काल को उसका डिफाइन किया वो कुछ इस हिसाब से डिफाइन किया कि जो हमारी पुस्तकों में अलग अलग टाइम पीरियड दे रखा है। जो हमने इस आधुनिक की कौन सी आ जाएगी, हिंदी। जो हमने इस आधुनिक हिंदी को डिफाइन किया वो कुछ ऐसे डिफाइन किया कि हमने इसे माना सन 650 से लेकर 1350 ईस्वी तक। ये क्या है, बुक्स और अन्य राइटर, ठीक है, जो मानते हैं 650 से 1300 एडी तक है। फिर मध्यकाल को बांटा 1350 से लेकर 1850 तक, और इसके बाद आधुनिक को बांटा 1850 से आज तक। ठीक है, तो क्या बांटा गया, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कुछ इस हिसाब से बांटा कि 650 से 1350, मध्य को बांटा सन 1350 से 1850, और 1850 से आज तक। अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति, और वो व्यक्ति है हमारे जिन पर हम बात करेंगे, जिनके आंसर्स को हम मानेंगे, रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने भी समय को डिफाइन किया। जब उन्होंने समय को डिफाइन किया तो उन्होंने इस आदिकाल का जो टाइम पीरियड जो 650 से 1350 माना गया, इसको उन्होंने चेंज माना, और इन्होंने कहा कि 1050 से लेकर सन 1375 तक ये माना जाएगा। क्या, आदिकाल। फिर मध्यकाल को इन्होंने बांटा। इन्होंने क्या करा, मध्यकाल को 1375 से लेकर आपका कब तक बांटा, 1900 तक बांटा, और फिर उसके बाद इस आधुनिक काल को 1900 से लेकर आज तक बांटा। ये क्या करा, इन्होंने डिफाइन किया। ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया, हर किसी में 20 या 25 साल बढ़ा दिया। ठीक है, 25 से 50 सालों का आपका अंतर देखने को मिलेगा, तो कोई खास ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या करा, अपना समय काल एक अलग डिफाइन करा कि 1050 से 1375, 1375 से 1900, और 1900 से आज तक। फिर जो उन्होंने इस आदिकाल है, इस आदिकाल को नाम दिया। इस आदिकाल को उन्होंने बोल दिया वीर गाथा काल। इस मध्यकाल को उन्होंने 2 भागों में डिफाइन किया। ये 2 भाग कौन से हैं, एक हो गया ऑब्वियस सी बात है पूर्व मध्य, और पूर्व के बाद एक हो गया आपका उत्तर मध्य।
इसको भी इन्होंने क्या करा, समय काल को डिफाइन किया। इसके बाद आएगा आधुनिक, और इस आधुनिक को इन्होंने क्या कहा, गद्य काल। क्या कहा, गद्य काल। गद्य और पद्य का खेल इसी में देखने को मिलता है, इसलिए इन्होंने क्या करा, इस काल को क्या कहा, गद्य काल कहा। ठीक है, बात आ रही है समझ में? बड़ी आसान सी लैंग्वेज में समझिएगा। बुक्स, जो हमारे पास बुक्स हैं उनमें 650 से 1350, 1350 से 1850, 1850 से आज तक, लेकिन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1050 से 1375, 1375 से 1900 और 1900 से आज तक का इनका समय काल को माना। नाम दे दिया, आदि काल को वीर गाथा काल, मध्य काल को पूर्व मध्य और उत्तर मध्य में डिवाइड किया, और आधुनिक को क्या करा, गद्य काल में। फिर क्या करा, अब देखिए जो इन्होंने पूर्व मध्य और उत्तर मध्य है, इसको भी आपका क्या करा, डिफाइन किया अलग अलग नामों से। जो पूर्व मध्य काल है इसको उन्होंने कहा भक्ति काल। क्या कहा, भक्ति काल। और जो उत्तर मध्य काल है इसको कहा रीति काल। क्या कहा है, रीति काल। तो पूर्व मध्य को कहा इन्होंने भक्ति काल और उत्तर मध्य को कहा रीति काल। तो ऑब्वियस सी बात है इनका समय भी डिफाइन किया होगा, तो इनका भक्ति काल का समय डिफाइन किया 1375 से लेकर सन 1700 तक, मतलब इसके बीच में जो राइटर आएंगे वो भक्ति काल में आएंगे। और रीति काल को डिफाइन किया सन 1700 से लेकर 1900 तक। जैसे जैसे हम 1900 तक पहुंचे थे तो हमारा आधुनिक, और आधुनिक में भारतेंदु युग शुरू हो चुका था। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या आया, काल विभाजन का एक टाइम पीरियड जैसा आपका आया, जिसमें रामचंद्र शुक्ल का एक बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। ठीक है, इनको हमने क्या करना है, याद करना है। इसके अलावा टाइम पीरियड की आधुनिक, मध्य और आपका प्राचीन काल, प्राचीन को भी दो भागों में डिफाइन कर दिया, उसके बाद आपका मध्य को भी डिफाइन कर दिया और आधुनिक को भी। आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं ऐसे ही चीज़ें चलते रहा, क्योंकि इतिहास है बहुत लंबा है। तो मैं क्या करूँगा, आज मैं यहीं पर अपना इस वीडियो को रोकता हूँ, और कल हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे कि हम ये भक्ति काल और रीति काल तक तो पहुँच गए, क्या कुछ ऐसा हुआ, इस भक्ति काल को भी कितने भागों में बांटा गया, इस रीति काल को भी क्या किसी भाग में बांटा गया, इस आदि काल को अलग अलग नामों से किस किसने बुलाया। तो कल हम क्या करेंगे, उन भागों में, उस पार्ट्स में उनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इस आधुनिक काल को हमने क्या क्या कहा, किस किस राइटर के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो कल हम बात करेंगे इन सब के बारे में। तो आज की हमारी वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपका शेयर करें। ठीक है, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेट होने को मिलता है और उतना ज़्यादा वीडियो बनाने का मन करता है। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।